हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल COP26 की मीटिंग को लेकर के हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव, वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बताया कि इंडिया वहाँ पर जाकर के COP26 की जब मीटिंग होगी तो इंडिया किन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशली फोकस करेगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंडिया की जो पॉजिटिव बात है कि हमने क्या क्या अचीव किया 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में इंडिया ने क्या क्या अचीव किया, उस समय क्या हमने टारगेट डिसाइड किए थे। सबसे पहले इंडिया ने उस समय रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर करने की बात बोली थी और 2022 तक का हमने टारगेट लिया था 175 गीगावाट, उसको इंडिया ने और ज़्यादा इंक्रीज किया है और 2030 तक हम 450 गीगावाट तक टारगेट को अचीव करेंगे। और इसके लिए वर्क भी हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के हर सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। इसके साथ में उसके जो बेसिक लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरी बात अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बोले कि हम हमारा ट्रांसफ़र बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा एमिशन कम हो, इसके अलावा BS6 जो स्टैंडर्ड है उसको हम लॉन्च करेंगे इंडिया में। तो ये सारी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि इंडिया ने इस टाइम के लिए क्या वर्क किया। अब उन्होंने बोला कि वहाँ पर जब मीटिंग होगी तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। प्रेशर किसको? कि अदर कंट्रीज़ ने अपने टारगेट डिसाइड किए हैं नेट जीरो एमिशन को लेकर के। ओके, जैसे कि US और चाइना की अगर हम बात करें, जो मेजर एमिटर हैं तो US ने 2050 और जो चाइना है उन्होंने 2060 ये टारगेट अचीव कर लिए हैं, टारगेट डिसाइड कर लिए हैं कि इस समय तक हमारे यहाँ पर नेट जीरो एमिशन होगा। इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, तो इंडिया को भी अभी हमने बार बार डिस्कस किया कि कभी कहीं से कोई विजिटर्स आ रहा है, कभी कहीं से कोई विजिटर्स आ रहा है। देखो, जो ये इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ना, इनको आप फैमिली रिलेशन से मैटर करके देख सकते हो। वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर से आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। जैसे हमने फैमिली में किसी बात को लेकर के कुछ बात मनवानी हो तो रिलेटिव जिस तरीके से आ करके समझाते हैं, सेम इसी तरीके से इंडिया को भी जो अदर कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आ करके समझा रहे थे, भाई नेट जीरो एमिशन टारगेट आप भी डिसाइड कर लो। ओके, तो अब ये COP26 की जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि इंडिया को ये बोला जाए कि भाई आप टारगेट, और वहाँ पे सारे रहेंगे। ओके, फैमिली से रिलेट करो, सारे रिलेटिव्स रहें तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि भाई अब भी करो या साइन करो और बोल दो कि हाँ भाई हमने टारगेट डिसाइड कर लिया है। तो ये हो सकता है कि इंडिया को वहाँ पर टारगेट के ऊपर डिसीजन लेना पड़े। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने एक बात बोली कि पहले जब कोप की मीटिंग 26 मतलब ये तो डिजिट कि कौन से नंबर पे मीटिंग हो रही है, अभी 26 टाइम्स ये लोग जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलेंगे। ओके, पहले कोप की मीटिंग हुई तो उस जो कोप की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड में डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो टेक्नोलॉजी और मनी दोनों, मतलब फंड में पैसा डाला जाएगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा अदर कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एंड पुअर कंट्रीज़ के लिए। तो इसी के लिए बोला गया है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को पुश करेंगे कि भाई आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो और फंड ट्रांसफ़र करो। उस पैसे का यूज़ किया जाएगा अदर कंट्रीज़ में जो अपने आप में खुद में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब तो देखो, ये तो COP26 की मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो देखने वाली बात होगी। अभी तो ये डिस्कशन हुआ है, भूपेंद्र यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर के है, वो भी COP26 की मीटिंग में जाएंगे, लेकिन अभी डिसीजन नहीं है। उससे पहले वो G20 की मीटिंग होगी इटली में, उसको अटेंड करेंगे और पहली बार फर्स्ट इन पर्सन G20 समिट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, मतलब G20 की मीटिंग होगी पहली बार, पर्सन टू पर्सन मीटिंग होएगी, पहले वर्चुअली मीटिंग ही चल रही थी। वहाँ पर जाकर के वो मिस्टर पोप से, जो पोप आपको पता है वेटिकन सिटी में रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे, फ्रांसिस पोप से। यहाँ पर यूरोप का जो मैप है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार हम व्यू करेंगे, इंडिया से यहाँ से मिनिस्टर जा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो है ग्लासगो, यहाँ पर UK में सिचुएटेड है और वहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। ये जो रेड कलर की जैसे बूट टाइप आपको जो यहाँ पर पिक्चर दिख रही होगी, ये है इटली और इटली की कैपिटल है रोम।
और रोम में ही वेटिकन सिटी सिचुएटेड है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सीधा आ जाओ एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज नंबर 8, इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो क्लाइमेट को लेकर के ही है कि कैसे क्या डिस्कशन होगा, यहाँ पर भी और पेज नंबर 9 पर भी। पेज नंबर 9 पर यहाँ पर भी ग्लासगो क्लाइमेट्स टेस्ट कि इसमें क्या डिस्कशन होएगा, कैसे क्या रिजल्ट निकल करके आएंगे। पहले जो रिजल्ट निकल करके आए थे क्या इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकलेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएंगे। ओके, इस आर्टिकल में दोनों मिलाकर के ये भी बताया गया है कि देखो क्लाइमेट को सेव करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एक रियली में जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया है। आप अगर रियली में आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से पहले जो सीजन से कि समर इस टाइम तक रहेगी, विंटर इस टाइम तक रहेगी, वो सब कुछ एक्सटेंड होते जा रहे हैं। एक्सटेंड होने के साथ में उनकी जो सीवियरिटी है, मतलब जो उनका एक्सट्रीमिज्म है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे समर आएगी तो हैवी समर आएगी, वो रेन आएगी तो हैवी रेन आएगी, समर आएगी हैवी समर नहीं, सॉरी, आप मान सकते हो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और उसमें जब अगर ठंड आएगी तो या तो गिरेगी तो इतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर नीचे चला जाएगा कि सब कुछ जो भी आप एग्रीकल्चर के ऊपर मेजरली आप मान सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर सीजन किस तरीके से चेंज होते हैं। मेजरली रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को जो सारे कंट्रीज़ हैं ग्लोबली लेवल पर उनको मिलकर के ही जब डिस्कशन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर चाइना का बढ़ रहा है तो इंडिया में इफेक्ट नहीं होगा, तो हर एरिया में इफेक्ट होगा। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए ग्लोबली लेवल पर ही वर्क करना होगा। और इसके बहुत सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम रोक करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, द वार्निंग साइन आर हार्ड टू मिस, टेम्परेचर एवरीवेयर आज रीचिंग ए न्यू हाई, बायोडाइवर्सिटी इज रीचिंग न्यू लो एंड ओशियंस आर वार्मिंग, एसिडिफाइंग एंड चोकिंग विद प्लास्टिक वेस्ट। मतलब हर एरिया में, चाहे आप लैंड के ऊपर देख लो, चाहे आप एटमॉस्फेयर में देख लो, चाहे आप ओशन में देख लो, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होती जा रही है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल मेक वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ आवर प्लानेट डेड जोन्स फॉर ह्यूमैनिटी बाय दिस सेंचुरीज एंड। मतलब इस सेंचुरी के लास्ट तक बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज होने लग जाएगा कि बहुत सारे जो हमारे प्लानेट है उसमें डेड जोन्स, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए डेड जोन्स क्रिएट होने लग जाएंगी। ये जो रिपोर्ट है वो रेगुलरली हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश होती रहती हैं। बस इसमें ये बोला गया है कि भाई अचीवेबल टारगेट को लॉन्च करो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी टारगेट वहाँ बैठ करके डिसाइड करके आ जाओ और फिर वो अचीव ही नहीं हो पाए, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारी मीटिंग हुई है, हर में कुछ ना कुछ टारगेट डिसाइड किया गया है, उसका 1/3 भी अचीव नहीं किया जाता है और दोबारा मीटिंग में फिर से टारगेट को रिपीट किया जाता है। तो इस तरीके के टारगेट डिसाइड करो, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट डिसाइड हो, उनको शॉर्ट टर्म में टारगेट में बांटा जाए और फिर उन टारगेट के ऊपर इस तरीके से वर्क किया जाए कि ये जो भी टारगेट है उनको हम इजीली अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से। यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल है कि देखो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से पैसा अवेलेबल करवाने की, मनी अवेलेबल करवाने की यहाँ पर बात की गई है। यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड 44,000 crore to the state and union territories on Thursday as back-to-back loans in lieu of their GST compensation dues, thus completing the transfer of an estimated compensation shortfall of 1.59 lakh crore through this mechanism this financial year. इस तरीके से इस फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को, ताकि वो अपने यहाँ पर क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कार्ड्स एक्ट को लेकर के। अभी S-400 टेक्नोलॉजी जो है वो हम रशिया से गेन करने वाले हैं, नवंबर में डिलीवर हो जाएगी। तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट के थ्रू सैंक्शंस लगा दिए जाएं, क्योंकि इसी तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो टर्की ने अचीव की थी और उसके बाद में US ने उनके ऊपर क्या लगा दिए थे,
थे, सैंक्शंस लगा दिए थे। कार्डसा एक्ट बनाया गया था जब मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस समय। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो टर्की के ऊपर क्यों लगाया गया, क्योंकि वो नाटो की एलीज थी और एक तरीके से नाटो की एलीज जो कंट्री नहीं है उनके साथ में वो क्या कर रहे थे, अपने डिफेंस जो रिलेशन है वो मेंटेन कर रहे थे। इंडिया के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इंडिया के ऊपर इस आर्टिकल में जो लॉ मेकर्स हैं यूएस के, उन्होंने ये बात बोली है कि देखो इस तरीके से बैन लगाना, किसी भी कंट्री को बैन करना, वो हमारे जो बाइलेटरल रिलेशन है ना उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इंडिया और यूएस के रिलेशन तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होते हैं। जैसे आप इंडो पैसिफिक वाले इशू को ले लीजिए या फिर इसके अलावा अफगानिस्तान वाले इशू प्रेजेंट टाइम में ले लीजिए। और इस आर्टिकल में जो लॉ मेकर्स है उसके लिए भी बताया गया है कि उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और रीजनल एरिया में इंडिया एग्जिस्ट करता है तो इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए और ये जो छूट है यूएस को देनी चाहिए इंडिया को, ताकि इजीली वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब अपने यहाँ पर डिप्लॉय करे तो अपने रीजनल एरिया में, जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंडिया को, सेम उसी तरीके से अफगानिस्तान से इशू भी इंडिया के लिए क्रिएट हो सकते हैं, तो उनसे अपने आप को सेव इंडिया कर पाए। इसके अलावा इस आर्टिकल में लास्ट में एक बात और बोली गई है कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया से ही इंडिया टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। वैसे तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाए, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट यूएस के साथ में भी इंडिया जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है परचेज करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के आप रिलेट कर सकते हो। इजराइल के यहाँ पर एम्बेसडर इंडिया की विजिट पर उन्होंने बोला कि देखो हमने बहुत सारी गवर्नमेंट को ये जो स्पाईवेयर है वो बेचा था, लेकिन उन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि किस गवर्नमेंट को उन्होंने बेचा, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत सारी गवर्नमेंट को हमने बेचा और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस स्पाईवेयर को सेल किया गया था। यहाँ पर अब्राम अकॉर्ड की बात की गई है। ये अब्राम अकॉर्ड क्या होता है कि जैसे जो हमारा मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर आप मिडिल ईस्ट मानो, यहाँ के जो कंट्री हैं उनके इजराइल के साथ में जो रिलेशन है वो कन्फ्लिक्ट वाले रिलेशन थे। अभी से जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ उससे पहले मिस्र जो कंट्री है वो और जॉर्डन जो कंट्री है उन्होंने ही पीस एग्रीमेंट साइन कर रखा था। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। जो अदर कंट्रीज थे उनके साथ में कन्फ्लिक्ट था। लेकिन इस आर्टिकल में ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसके अंडर अगर हम बात करें तो यूएई जो है और इसके अलावा इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में और बहरीन के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ। और इस अकॉर्ड का साइन करने का सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक कारण माने तो वो ये है कि ईरान जो है वो अपनी पावर गेन करता जा रहा है, तो इसी के खिलाफ में सारे कंट्री इकट्ठे होकर के ताकि ईरान को रोका जा सके, और इसमें यूएस ने मीडिएशन का रोल प्ले किया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है ना वो साबरमती आश्रम को लेकर के है। गवर्नमेंट चाहती है कि साबरमती आश्रम को रिवैम्प किया जाए ताकि यहाँ पर टूरिज्म जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। लेकिन तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में इसके खिलाफ में पिटीशन लगाई है कि साबरमती आश्रम को जो आप रीडेवलप कर रहे हो, जिसमें 1200 करोड़ रुपए आप खर्च करोगे स्टेट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ में उन्होंने पिटीशन लगा दी और चैलेंज किया है इस प्रपोजल को। अब देखो, ये तो बात हो गई इस केस की। अब हम बात कर लेते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। देखो, जो साबरमती आश्रम है आपको पता है कि रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है, इसी कारण इसका जो नाम है वो साबरमती गिरा है। जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से वापस 1915 में, तब उन्होंने शुरुआत में कोचराब जो जगह है अहमदाबाद में, वहाँ पर अपना आश्रम सिचुएटेड किया था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर साबरमती रिवर की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए, समानता नाम से आप याद कर सकते हो इस ट्रिक को। समानता में साबरमती, माही, नर्मदा एंड ताप्ती, ये 4 मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर समझ गए ना, कि यहाँ पर जाकर के अरब सी में अपना जो वाटर है उसको डालते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से।
फर्स्ट जो आर्टिकल है वो मिस्टर जो बाइडेन को लेकर है, मतलब यूएस को लेकर के है। जो बाइडेन ने ये डिसाइड किया है कि हम 1.85 ट्रिलियन डॉलर को खर्च करेंगे क्लाइमेट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर तजिकिस्तान में एक आर्मी मिलिट्री बेस बन रहा है। तजिकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बन रहा है, बनाएगा कौन? चाइना। डिप्लॉय कहाँ रहेगा? मतलब यहाँ पर जो सोल्जर्स रहेंगे वो तजिकिस्तान के रहेंगे। पैसा कौन लगा रहा है? चाइना। इस तरीके की पहली बार कोशिश की जा रही है चाइना की। ये जो मैप है यहाँ का तजिकिस्तान का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान की जो बॉर्डर वाला एरिया है तजिकिस्तान का, वहाँ पर ये आर्मी बेस सिचुएटेड किया जाएगा। पैसा कौन देगा? चाइना। तो तजिकिस्तान की जो बॉर्डर है वो मिलती है भाई चाइना के साथ में, किर्गिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में और अफगानिस्तान के साथ में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर म्यांमार को लेकर के न्यूज़ है कि म्यांमार में मिलिट्री कू के दौरान क्या क्या काम हुए। तो इसमें बताया गया है कि एक इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ पर जो भी डिटेनीज थे अक्रॉस कंट्री, उनके खिलाफ में टॉर्चर किए गए थे म्यांमार मिलिट्री के द्वारा। ओके, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सूडान को लेकर के। फेसबुक ने अपनी जो भी पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज करने की बात की है। इसके अलावा सूडान की भी बात की गई है कि सूडान में यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, ये देखो, यहाँ पर देखो, सूडान की जो कैपिटल है ना, वहाँ पर न्यू क्लेसेस देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही है कि डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन जो चाहिए, इसके लिए वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सूडान की जो भी मैप है उसको हम देख लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ सूडान है और ये साउथ सूडान है। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आपकी इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, कौन कौन कंट्री के साथ में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर रेड सी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसी भी एरिया को जब आप देखो तो ये अच्छे से देखा करो कि वो किसी वाटर बॉडी के साथ में कनेक्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ पर सूडान के बारे में अगर हम देखें तो वो रेड सी के साथ में अपनी बॉर्डर बनाता है। इजिप्ट, लीबिया, चाड, सीआर, कोंगो डीआरसी, युगांडा, केन्या, इथियोपिया एंड इरिट्रिया, इन सब के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये वाले जो कंट्री हैं इनको यहाँ पर सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड केन्या, ये जो जगह हैं, ठीक है, ये इरिट्रिया और यहाँ पर एक और है जिबूती। इरिट्रिया, ये जिबूती, ये सोमालिया और ये इथियोपिया, इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। देखो, ये आपको जो पिक्चर है वो इमेज जो है वो भी क्लियर हो रही होगी। हॉर्न के नाम, हॉर्न के तरीके से ये जो कंट्री है, ये जो लैंड है वो इस तरीके से ही सिचुएटेड है, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।